Hello everyone, I am Siddharth Shankar Roy, PhD scholar in Structural Engineering. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग सिविल, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम से शुरू करके धीरे धीरे हम प्रोसीड करते हैं आगे की ओर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर, ताकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले क्लियर हो, बाद में हम उसके एडवांस वर्सन में जाएं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है, आप टॉपिक के जो टाइटल है उसमें से आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो है ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सीरीज़ का ही हिस्सा है। जो ये है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। सो मेरा पहला जो वीडियो है, इससे पहले मैंने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बीम ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिस्कशन की है, उसमें आप चाहें तो उसे पहले देख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो है ये सर्कुलर सेक्शन है बीम का, ठीक है। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव के लिए, सेमेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के लिए नहीं, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पहले से शुरू से अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए डेरिवेशन शुरू करते हैं। सो पहले ये हो गया, कंसिडर ए सर्कुलर बीम ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस ये हो गया आर यहाँ पे, ठीक है। कंसिडर एन एलिमेंटरी स्ट्रिप ऑफ डेप्थ डी वाई, मतलब ये जो थिकनेस है ना यहाँ से यहाँ, ये हो गया डी वाई। फिर at a distance y from the neutral axis, so this is the distance from neutral axis, this is the distance y, ठीक है, as shown in figure। चलिए, सो ये जो स्ट्रिप हो गया, इसको हम कंसिडर करके पहले इसके ऊपर हम हमारा जो कॉन्सेप्ट है फार्मूला का, एफ वाई बार बाय आई बी, वो फार्मूला से हम जो भी फॉर्मुलेशन निकालेंगे उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। यही तो होता है ना कंसेप्ट। थोड़ा मतलब छोटा सा स्ट्रिप हम कंसिडर करते हैं पहले, उसको फिर होल सेक्शन के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने डायग्राम ये जो राइट साइड में ड्रॉ किया हुआ है, इसके ऊपर आप अभी ध्यान मत दीजिए, बाद में हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, पता चल ही रहा होगा आपको, एन ए, ठीक है। ये हो गया रेडियस, यहाँ पे एक एंगल है थीटा। तो ये थीटा असल में ये है कि ये जो y है ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितना भी आप थीटा को 90 मान लीजिए, ये 0 बना देते हैं पहले हम थीटा को पहले, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, y जो है उसका ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब थीटा को हम 90 की ओर ले जाते हैं, मतलब यहाँ तक, तो फिर ये क्या हो जाएगा, y जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये y हो जाएगा। तो इसलिए ये थीटा जो है वो एंगल है, वो डिपेंड करता है, और सॉरी उसके ऊपर जो है वो y का वैल्यू आपका डिपेंड करता है। चलिए, आज यू नोज द शियर स्ट्रेस। तो पहले जो वीडियो है हमने वहाँ पे देखा हुआ है पहले से ही कि ये जो शियर स्ट्रेस है, इसका फॉर्मूलेशन जो है इस तरह से निकला था, एफ ए वाई बार बाय आई बी। तो मैंने इसका फॉर्मूलेशन भी डेरिवेशन में किया हुआ है, आप चाहें तो पहले इसी चैनल में वो वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, इसको हम ये लिख सकते हैं, एफ ए वाई बार डिवाइड बाय आई बी, ये जनरलाइज्ड फॉर्मूलेशन है, या फिर आपको इंटीग्रल फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि ए वाई बार जो होता है वो इसको हम इंटीग्रेशन वाई से, जो लिमिट है यहाँ पे सर्कल है इसलिए वाई से रेडियस आर तक जा रहा है लिमिट, ठीक है। बी वाई डी, थोड़ा मैथमेटिक्स यहाँ पे लगा हुआ है बस। आज इट इज ए सर्कल, सो लिमिट्स आर y टू r। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता तो ये क्या होता, ये हो जाता आपका d/2 से आपका टोटल d, इस टाइप का रहता, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे, सो इन दिस केस सर्कल है, इसलिए y जो हो गया आपका r sin थीटा हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये देखिए, यहाँ पे y जो है वो एक वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। आप जानते हो कि एंगल अगर थीटा है, सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स का, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स आप जानते ही होंगे मैकेनिक्स में, ठीक है। मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो r है, cos थीटा मल्टीप्लाई करने से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलता है, इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से वर्टिकल कंपोनेंट निकलता है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वही तो y है ना, इसलिए y इज इक्वल टू r साइन थीटा होता है, ठीक है।
फिर क्या लिखा गया है, b जो है वो 2r cos थीटा है। मतलब ये देखिए, ये हो गया b आपका, ठीक है। सो ये 2r cos थीटा क्यों है, क्योंकि ये हो गया r, यहाँ दूसरी ओर r है, तो टोटल हो जाएगा d, आपका d हो जाएगा ना टोटल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक। सो इसलिए 2r। फिर क्या होगा, इसको रोटेट करना होगा, क्योंकि ये जो है हमें ये तो नहीं चाहिए अभी, हमें क्या चाहिए, हमें b चाहिए। मतलब ये थीटा हुआ तो ये भी थीटा ही होगा। सो दिस इज सिमिलर एंगल्स, सो थीटा थीटा, ठीक है। इसलिए cos थीटा रोटेट कर देते हैं इसको, तो ये इधर नीचे चला आएगा, ठीक है। अगर ये नीचे आ गया मतलब 2r, इधर एक r है, इधर एक r है, मतलब d। आप ऐसे समझ लीजिए जो डायमीटर है उसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में घुमा दें उसको, मतलब ये इस डायरेक्शन में है, अभी cos थीटा करने से वो नीचे आ जाएगा, मतलब यही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लाइन अगर घूम के इधर आ गया तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल बी हो जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छे से किसी बुक्स में दिखाया नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, सिर्फ यहीं पे, बाकी सब सिंपल होता है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, वाई क्या है आप समझ गए, अभी बी क्या है ये भी समझ गए, अभी डी वाई क्या है ये समझ लेते हैं। डी वाई यहाँ पे दिया गया है आर कॉस थीटा इंटू दी थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, डी वाई क्या है, ये हो गया ये थिकनेस, ठीक है। देखिए ये असल में वाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए आर कॉस थीटा डी थीटा, मतलब आर का कॉस कंपोनेंट निकालने से कौन सा निकलेगा, ये यहाँ से यहाँ तक आएगा आर कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। फिर डी थीटा मतलब जो भी चेंजेस होता है ना थीटा में, उसी के हिसाब से, मतलब अगर आप थीटा को यहाँ पे 0 तक ले आए तो ये डी वाई क्या हो जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको 0 से 90 ले जाते हो मतलब ये क्या हो जाए, ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे चला आएगा डी वाई जो है यहाँ पे, जब थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ये मल्टीपल में चेंज हो रहा है, इसलिए ये हो गया आर कॉस थीटा इंटू दी थीटा। चलिए फिर हो गया क्या, अब हम ये जो पार्ट था ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी था। चलिए टाउ जो हो गया, अब क्या था हमारा पहले f डिवाइड बाई आई बी इंटीग्रेशन ऑफ y से r। ये असल में ये कोई दिक्कत है नहीं, मतलब ये आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हो क्वेश्चन कि थीटा पाई बाई 2 कहाँ से आ गया, ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हम जो सारे चीज़ें हमारे लिए हुए हैं यहाँ पे थीटा के टर्म पे है। तो यहाँ पे देखिए थीटा जो है ये हो सकता है, थीटा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 90 तक ही जा सकता है, क्योंकि अगर ये 90 पहुँच गया तो वहाँ पे y जो है वो y मैक्स हो जाएगा, इसलिए इसका लिमिट रहता है थीटा से लेकर के 90 तक। 90 मतलब पाई बाय 2 ही होता है, सो इसलिए लिमिट जो है वो थीटा से पाई बाय 2 रह गया है, ठीक है। यहाँ पे बाहर क्या हुआ है देखिए, एफ तो यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, चलिए मान लेते हैं। फिर आई जो है वो आई है, ठीक है। बी के जगह पर जस्ट इस वैल्यू को रिप्लेस किया गया है 2r cos थीटा, ठीक है। बी के जगह पे फिर यहाँ पे 2r cos थीटा है, y की जगह पे इसका वैल्यू है, y का काम ये r sin थीटा, ये r sin थीटा है, बस इसको वैल्यू को हमें रिप्लेस कर देना है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आपको दिमाग में रखना ही है ये वैल्यूज, बाकी सारे आपको मैथमेटिक्स के रूल्स दे देंगे। चलिए अभी क्या हो गया, इंटीग्रेशन डालने के बाद ये यहाँ पे यहाँ 2r cos थीटा r cos थीटा ये मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 2r क्यूब cos स्क्वायर थीटा साइन दी थीटा साइन थीटा दी थीटा, ओके। सो नाउ ये जो r है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सो r क्यूब अगर बाहर चला आया, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, सो 2r क्यूब शुड बी रिमेन आउटसाइड, शुड बी कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो ये नीचे वाला r से कट के 2 कट जाएगा, फिर ऊपर r स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। नीचे फिर रह गया आई cos थीटा, क्योंकि ये तो कट गया है इसके साथ, ठीक है, कैंसल्ड आउट, दिस हैज बीन कैंसल्ड आउट, ओके। नाउ इंटीग्रेशन थीटा टू पाई बाई 2, अंदर क्या बचा है cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा दी थीटा, ठीक है। चलिए ये थोड़ा मैथमेटिक्स से आपको थोड़ा दिमाग लगाना ही होगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स से कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ये यहाँ पे क्या हो गया, फिर यहाँ पे बस लिमिट का वैल्यू डाल दिया गया है और कोई दिक्कत है नहीं। ये
बाहर तो उतना ही था, अंदर बस ये कॉस क्यूब थीटा बाई क्यूब हो गया है। ये अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, ये असल में यहाँ पे ये कॉस क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का जो डेरिवेशन होता है, जो डेरिवेटिव जो इंटीग्रल वैल्यू होता है, वो इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। ये थोड़ा आपको मैथमेटिक्स ये आपको समझना होगा, या फिर आप इसको याद भी रख सकते हो, क्योंकि अगर ये डेरिवेशन आपको करना है तो बस यहाँ पे याद रख लीजिए कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो कॉस क्यूब थीटा बाई 3 हो जाता है। असल में वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का रूल जैसे हमारा डेरिवेशन में होता है ना, वो वैसा इंटीग्रल में नहीं होता, वहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल अप्लाई करना होता है। तो चलिए ये निकल के आ रहा है हमारा लिमिट, हमारा थीटा से π/2 पहले था, बाद में वही रहा। यहाँ पे आपको जो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू लिख देना है, ठीक है। अंदर इसका वैल्यू डाल दीजिए, कॉस क्यूब थीटा की जगह रह जाएगा π/2, फिर यहाँ पे रह जाएगा क्या आपका थीटा रह जाएगा, क्योंकि नीचे वाला लिमिट थीटा ही है। चलिए अभी क्या हो गया, यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू आपने डाला हुआ है वो π/64 d4 होता है, या फिर हम d के जगह रिप्लेस कर सकते हैं 2r, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा आपको मैथमेटिक्स करना होगा। अगर आप मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन निकाले तो ये सब कैंसिल होके ये बचता है, ठीक है। कैसे देखिए 2r4 जो होता है ना, वो असल में 16r4 हो जाता है, फिर ये नीचे के 64 के साथ कैंसिल होके 4 देता है रिजल्ट। ये 3 पहले से यहाँ पर है, कहाँ से आया ये पहले से, ये जो अंदर था ना ये कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। सो अंदर जो बचता है cos क्यूब π/2 माइनस cos क्यूब थीटा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है बस, ठीक है। तो बाकी ये बाहर का कैलकुलेशन आप आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलिए अभी क्या हुआ, जो नीचे वाला 4 था ना उसको मैंने जस्ट ऊपर ले लिया है 4f, ठीक है। यहाँ पे r² था, यहाँ पे r4 था, ये कट जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये बचता है नीचे r4, ठीक है। 4f cos क्यूब थीटा बाई 3πr² cos थीटा तो पहले से था, पर ये कहाँ से आया ये आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का रूल है, देखिए cos क्यूब π/2 माइनस cos क्यूब थीटा, मतलब अगर आप इसको कॉमन ले आए सो ये हो जाता है cos क्यूब π/2 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cos क्यूब थीटा, ठीक है। ये बस सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का रूल है। यहाँ पे आप थोड़ा मैथमेटिक्स के ऊपर आप डेरिवेशन कर रहे हो तो नॉलेज तो चाहिए ही, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ पा रहे होंगे, ये मैथमेटिक्स से आया है आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रूल से। सो ये आ गया। फिर इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाता है 4f cos स्क्वायर थीटा। क्यों हो जाता है, क्योंकि नीचे cos स्क्वायर थीटा नीचे जो है वो cos थीटा था, वो उसके साथ कैंसिल होकर ये रिजल्ट देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लिमिट डाल के देख सकते हैं कि अगर हम थीटा 90 डिग्री कर देते हैं तो टाउ वहाँ पे 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप डायग्राम में भी आप समझ सकते हो, देखिए थीटा अगर आप यहाँ पे 90 डिग्री ले लेते हो मतलब ये y मैक्स हो जाता है। तो आप जानते हो कि एक्सट्रीम फाइबर में जो होता है वो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है पर शियर स्ट्रेस होता है 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये निकल रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली थीटा जब 0 लेंगे आप तभी टाउ मैक्स आएगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है। क्या होता है, वंस मोर न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम फाइबर में बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होता है 0, शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस जो होता है वो 0 होता है। चलिए सो ये हो गया आपका, अगर थीटा आप 0 लेते हैं तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकलता है, उसका वैल्यू क्या होता है 4f डिवाइड बाय 3πr²। अच्छा ये वैल्यू निकल कहाँ से रहा है, बस ये जो थीटा है ना वो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है इस थीटा को, ठीक है। दिस थीटा शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, फिर आप ये आएगा आपका, ठीक है। सो ये πr² क्या है भाई, ये तो एरिया है। जो हम जानते हैं कि f डिवाइड बाय एरिया जो होता है वो एवरेज शियर स्ट्रेस होता है, इसलिए
सर्कुलर सेक्शन में क्या हो जाता है, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है उसका रिलेशन टाउ एवरेज, मतलब एवरेज शियर स्ट्रेस जो होता है उसके साथ 4/3 के मल्टीपल में हो जाता है, ठीक है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज। ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नेचर जो है वो पैराबोलिक होता है। सो नेचर इज पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है वो 4/3 ऑफ टाउ एवरेज होता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंट वे में कि अगर एक बीम क्रॉस सेक्शन, एक बीम का सर्कुलर है, उसका शियर फोर्स दे दिया होगा, एरिया दे दिया होगा, फिर पूछा होगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे? ये वाला यहाँ पे एरिया जो है उसको निकाल लेना है पाई आर स्क्वायर या फिर π/4d² करके, फिर जो शियर फोर्स दिया हुआ है उसके साथ डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज शियर स्ट्रेस आ जाएगा, मतलब जो टाउ एवरेज है। फिर उसके साथ जस्ट 4/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल जाएगा टाउ मैक्सिमम, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिगर के ऊपर, यानी जो हमारा फ्लेंज सेक्शन है, टी सेक्शन, आई सेक्शन, उसके ऊपर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो देखेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।